हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दायमा पिछले कुछ दिनों से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हमने यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो फिनिश किया है और अब हम लोग डेवलपमेंट वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड माइक्रो एंड मैक्रो, ओके। और अभी हम डेवलपमेंट वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है जो आपके एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स को कवर करता है। बट इकोनॉमी सीयूईटी ने उसमें एक बना कर दिया है, मतलब 3 चैप्टर्स को सीयूईटी ने कंबाइन कर एक चैप्टर बनाया है फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। बट यहाँ पर वो आपके 3 चैप्टर्स कवर करता है एनसीईआरटी में, ओके। और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं करंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये भी सेम है। एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स इसमें कवर हो रहे हैं बट सीयूईटी ने इसे एक चैप्टर बना के दिया है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स कवर हो रहे हैं? 4 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, ओके। तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगेन जो डेवलपमेंट वाली बुक है आपकी, वो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप रीड करते जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसको आपको सेपरेटली अलग से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कंसेप्ट का पार्ट है वो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर आपका क्लियर करवाती हूँ, तो आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी कवर करते हैं और यहाँ पर हम कंसेप्ट भी क्लियर करवाते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। अगेन इस वीडियोस में कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको याद रखना है और कुछ पार्ट समझना है। तो जो समझने वाला पार्ट है वो हम यही समझ लेंगे, और जो याद रखने वाला पार्ट है वो आपको बहुत बार रीड कर उसको याद करना ही होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये जो बुक है इसके शॉर्ट क्लिप्स नोट्स बना सकते हैं। जैसे जो नंबर्स आते हैं, जैसे किस में कितना रेशो था, किस में कितना परसेंटेज था, ये सब जब कवर होता है वो आप एक आपकी प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर उसे लिख लीजिए। 2 या 3 पेज के नोट्स बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपको पूरी बुक फिर से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 2 या 3 पेज आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और कंसेप्ट की बात एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आप उसका जवाब सही देने ही वाले हो, राइट। तो आज का हमारा 2 टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू होगा, यहाँ पर वो कवर नहीं हुआ है पूरा। यहाँ पर अभी ह्यूमन कैपिटल हमने पूरा कवर किया है और रूरल डेवलपमेंट का आधा पार्ट कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में रूरल डेवलपमेंट का बचा हुआ पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके कितने पार्ट बन सकते हैं मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी आपको पता चल जाएगा। बस इतना याद रखिए कि ये पार्ट 1 है, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ओके, करंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी। और इसमें जो आपको पिछली चीजें दी गई है ना, 2017-18 का कुछ डाटा दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसका करंट डाटा सर्च करना है, ठीक है। इसका करंट डाटा सर्च कीजिए, उसे भी याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपको पूछा जा सकता है इन सीयूईटी, राइट। तो अगर आप करंट पर ध्यान देंगे तो आपके वो क्वेश्चंस भी गलत नहीं जाएंगे। क्या याद रखना है मैं बता देती हूँ आपको वीडियोज में। इस वीडियो में फिर से बता दूंगी कि क्या आपको करंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का प्राइमरी पर्पज क्या है? प्राइमरी पर्पज मतलब देखिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्राइमरी पर्पज होता है। जैसे ये वीडियो का प्राइमरी पर्पज क्या है कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट, आप इसे समझ पाओ। आपकी सीयूईटी के प्रिपरेशन का प्राइमरी पर्पज क्या है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी मिले, राइट। आप सबका कुछ ना कुछ प्राइमरी पर्पज होता है। तो ह्यूमन कैपिटल का प्राइमरी पर्पज क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? उससे पहले आपको ह्यूमन कैपिटल क्या है ये समझना होगा, राइट। व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल, एग्जैक्टली ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमन कैपिटल मीन्स व्हाट, कि आपको मतलब देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी पा सके। अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक अच्छी वेल सेट जॉब मिल सके। दिस इज योर पर्पज, राइट। ये आपका पर्पज है पढ़ने के पीछे का, ये आपका प्राइमरी पर्पज है पढ़ने के पीछे का। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही ये कि इंसान को अच्छा एजुकेशन मिले, उसे अच्छी हेल्थ मिले। अगर एक सरकार लोगों पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस फ्री होते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस इज वाई, क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहते हैं। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो लोग एक्टिव हो, जो लोग हेल्दी हो, जो पढ़े लिखे हो, जो अच्छे से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सके। देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी इनकम का पार्ट जीडीपी में काउंट होगा, राइट। मेरी इनकम का पार्ट जीडीपी में काउंट तो होगा ना। तो ये क्या हो रहा है, जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई और आपको पढ़ाता है, ठीक है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, तो उसकी भी इनकम कहाँ काउंट होगी? जीडीपी में। उसे भी क्या मिला? एजुकेशन मिला, तभी वो डॉक्टर बन सका। मैं एक टीचर हूँ, मुझे भी एजुकेशन मिला, तभी मैं टीचर बन सकती हूँ, राइट।
तो एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो प्राइमरी पर्पजेस है, इससे बहुत से पर्पजेस होते हैं जो एक इंसान को हम लोग देते हैं। तो क्यों देते हैं? ताकि वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में आए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, उनकी वजह से इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल। अगर हमारे पास मशीन से नहीं होगी तो हम बॉटल का, देखिए आपने पानी पीने की बॉटल तो देखी होगी जो हमें बाहर मार्केट में मिलती है, अगर हमारे पास मशीन नहीं होती तो हम उसको बना सकते, उसका मैन्युफैक्चर कर सकते? क्या नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट, अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होंगे तो डॉक्टर्स नहीं होंगे, इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब आप लोग साफ समझ गए, राइट? व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल? पर्सन विच कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। ठीक है, इतना भी समझ ले तो बहुत है। ओके, चलिए अभी प्राइमरी पर्पस क्या है इसके पीछे का वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इनहांसिंग पर्सनल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। नो, पर्सनल हैप्पीनेस और वेलबींग का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के रूप में देख रहे हैं, राइट? एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू सोसाइटी। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसे अभी कुछ नहीं करते। अकॉर्डिंग टू एक्यूमुलेटिंग फाइनेंशियल वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। नो, ये भी नहीं है। फोस्टरिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द वर्कफोर्स। नो, ये भी नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली इन सोसाइटी, मतलब लोग सोसाइटी में अच्छे से प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करे, ये प्राइमरी पर्पस है ह्यूमन कैपिटल के पीछे का। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? वेल डन। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाती हूँ। अगेन ये आप एक बार ह्यूमन कैपिटल क्या है ये समझ गए ना, तो आपको ये आंसर सॉल्व करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट बेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है आपके। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not mentioned as source of human capital formation? ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन ये ह्यूमन कैपिटल के सोर्स में नहीं आता है? चलिए डिस्कस करते हैं। Which of the following is not mentioned as a source of human capital formation? मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नीचे दिए में से कौन सा सोर्स नहीं है? तो हमने अभी जस्ट देखा कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी माइग्रेशन की बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत से बच्चे दिल्ली से हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे होंगे, लेकिन सारे बच्चे दिल्ली से नहीं है। आप सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? माइग्रेशन करेंगे। और ये माइग्रेशन आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, और अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्ट ले पाएंगे, राइट? बहुत से लोग अपना गांव छोड़कर जॉब करते हैं। आईटी कंपनीज कहाँ है ज्यादातर? बॉम्बे, बेंगलुरु एंड देन पुणे, इन सब लोगों में आईटी कंपनीज है ज्यादा, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं? अपना घर छोड़कर वहां पर जाकर जॉब करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर आता है। ओके, समझ गए आप लोग? दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने के लिए आपके घर पर नहीं आ सकती, ना ही वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनना है तो यू हैव टू शिफ्ट टू दिल्ली, राइट? अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी शिफ्ट करना ही पड़ेगा, माइग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। ओके, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये ह्यूमन कैपिटल का सोर्स नहीं आता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज क्यूरेटिव मेडिसिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर? हेल्थ एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में नीचे दिए गए में से किसे हम क्यूरेटिव मेडिसिन बोल सकते हैं? क्यूरेटिव मेडिसिन बोल सकते हैं। सो क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब हमें कोई डिसीज होने से पहले, ठीक है, हमें कोई डिसीज होने से पहले जो हम टैबलेट्स लेते हैं या फिर जो भी हम लेते हैं उसे क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वैक्सीनेशन, राइट? इसका आंसर आएगा वैक्सीनेशन। देखिए, कोविड बहुत से लोगों को हुआ था, लेकिन हर किसी को कोविड हुआ था क्या? नहीं हुआ था, लेकिन वैक्सीनेशन सबने ली है, राइट? वैक्सीनेशन सबने लिए, जिन्हें कोविड हुआ था उन्होंने लिए, जिनको नहीं हुआ था उन्होंने लिए। तो क्यों लिए? कि हमें कोविड ना हो, हम कोरोना से संक्रमित ना हो, इसलिए हम लोगों ने वैक्सीन ली थी, राइट? इसलिए हम लोगों ने क्या ली थी? वैक्सीन ली थी। तो ये क्या हो गया? क्यूरेटिव मेडिसिन। मतलब पोलियो के वैक्सीन सब लोग लेते हैं, बचपन में लेते हैं या नहीं लेते, राइट? हर किसी को पोलियो होता है क्या? नहीं, फिर भी हम वैक्सीन लेते हैं। क्यों लेते? ताकि हमें पोलियो ना हो, हमें पोलियो ना हो बोलकर हम वैक्सीन लेते हैं। तो किसी भी बीमारी को होने से पहले जो ऑलरेडी मेजर स्टेप लिया जाता है उसे क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं, ठीक है? और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर वैक्सीनेशन है।
इसमें 2 टाइप्स के और मेडिसिन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको एग्जाम में आए, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे है, तो आप उसको आंसर सही से कर पाओ। और ऐसा मत बोलना कि इकोनॉमिक्स में बेसिक साइंस कहाँ से आ गया ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फाइन, चलिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्यूरेटिव मेडिसिन का आंसर वैक्सीनेशन बताया, राइट? लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। ओके, वैक्सीनेशन ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में आएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने रुकाया था, लेकिन वैक्सीनेशन का आंसर प्रिवेंटिव मेडिसिन में आएगा। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा 2 चीजें समझा सकूं, इसलिए ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब कोई भी डिसीज होने से पहले हम लोग लेते हैं, उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। और क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, मतलब हम लोग देखिए, हम लोग जब बीमार होते हैं, ठीक है, हम लोग जब बीमार होते हैं, हमें बुखार आता है, तो उस वक्त जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो आएगी क्यूरेटिव मेडिसिन में, ठीक है, जिससे हम कवर होते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी मतलब सोशल मेडिसिन, ठीक है, ये किसमें आएगी? सोशल मेडिसिन। ये एक्चुअली कोई मेडिसिन का टाइप नहीं है, ये इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ लिटरेसी मतलब हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं, हम लोग क्या चीजें यूज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, ऐसे कैंप्स होते हैं ना, हर किसी विलेजेस में होते हैं, हर सिटीज में होते हैं, उन्हें कहते हैं सोशल मेडिसिन। मतलब ये ना हेल्दी लिटरेसी को स्प्रेड करने का काम करते हैं। ओके फाइन, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए अभी आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context on the job training, what does off campus training refers to? On the job training के context में off campus training क्या होता है? ठीक है, ट्रेनिंग कंडक्टेड विद इन अ फर्म प्रीमाइसेस मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब जो लोकेशन है जॉब की जिस पर आप काम करते हो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है, मतलब जिस लोकेशन पर ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, कहीं आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। और देखिए, अब ऑफ कैंपस ट्रेनिंग का मतलब क्या है वो देखते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग बाय वर्कर्स आउटसाइड द फर्म, ठीक है, हमें फर्म से बाहर जाकर जो ट्रेनिंग मिलती है वो होती है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। वो क्या होती है? ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ट्रेनिंग सेशन हेल्ड अवे फ्रॉम द फर्म्स लोकेशन, ठीक है, फर्म्स के लोकेशन से दूर जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उन्हें ऑफ कैंपस ट्रेनिंग कहते हैं। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जो फर्म पर ही होती है, इन द फर्म प्रीमाइसेस मतलब फर्म के अंदर ही होती है जो ट्रेनिंग, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगेन यहाँ पर 2 एमसीक्यू कवर हुए, आपने एक साथ में 2 चीजों का जवाब देखा, राइट, बट सही आंसर इज द ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पर हमने 2 एमसीक्यूज कवर किए। अगेन ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अगर समझ जाते हो तो यू कैन इजीली हैंडल दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डज डिप्रिसिएशन डिफर बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये हमें देखना है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल डिप्रिसिएट्स विद एजिंग, ठीक है, ये भी सही है कि फिजिकल कैपिटल एक एज होने के बाद डिप्रिसिएट होना स्टार्ट होता है। डिप्रिसिएशन मतलब खराब होना या चीजों की वैल्यू कम होना, ठीक है, बट ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, हाउ डज डिप्रिसिएशन डिफर बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। ह्यूमन कैपिटल बिकम्स ऑब्सोल्यूट विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, ये भी सही है कि ह्यूमन कैपिटल ऑफ कोर्स हमने आज जो सीखा है 30 साल बाद उसका एजुकेशन कुछ अलग होगा, राइट, तो ये भी सही आंसर है, लेकिन अभी नहीं, ये इस अकॉर्डिंग सही आंसर नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर नहीं। बोथ डिप्रिसिएट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, ठीक है, कंटिन्यूअस यूज की वजह से दोनों भी डिप्रिसिएट होते हैं, ये भी सही है। ह्यूमन कैपिटल डिप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस थ्रू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसमें डिफरेंस ही ये है, ह्यूमन कैपिटल भी डिप्रिसिएट होता है, फिजिकल कैपिटल भी डिप्रिसिएट होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर उसका डिप्रिसिएशन कम कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर मैं आज इंजीनियर हूँ और मैंने जो टेक्नोलॉजी सीखी है वो 30 साल पुरानी है, लेकिन मैं क्या करूँ, डाटा साइंसेस के कोर्स कर लूँ या फिर कुछ अदर कोर्सेस होते हैं आईटी बेस्ड, राइट, वो अगर मैं कम पैसे की इन्वेस्टमेंट में सीख लेती हूँ तो अगेन मैं क्या हो जाती हूँ, फिर से मैं उतनी ही कैपेबल हो जाती हूँ जितनी मैं 30 साल पहले थी, राइट, तो मेरा डिप्रिसिएशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल का डिप्रिसिएशन ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट की मदद से थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, लेकिन फिजिकल कैपिटल का ऐसा नहीं है, जो मशीन खराब हो गई वो खराब हो ही जाती है, आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो फिर से 1-2 साल चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो फिर से खराब हो ही जाती है। तो फिजिकल कैपिटल अलग आता है, ह्यूमन कैपिटल का यही फर्क है कि ह्यूमन कैपिटल थोड़े से इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है, फिर से अच्छा हो सकता है, राइट, समझ गए आप लोग? ओके, चलिए हम हमारा आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द 6th क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द 7th 5 year प्लान, मतलब जो 7वां 5 year प्लान था उसके हिसाब से, why is human capital considered crucial in development strategy, especially for a country with large population? ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को क्रूशियल क्यों कहा जाता है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, स्पेशली जो कंट्रीज लार्ज है, ठीक है, मतलब उनको बुरा क्यों कहा जाता है इन लार्ज कंट्रीज, ठीक है। देखिए, ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी, नो, टेंजिबिलिटी की वजह से नहीं कहा जाता। कल्चरल प्रेफरेंसेस, नो। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंसिडरेशंस, ठीक है, ये सही आंसर। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंसिडरेशंस की वजह से ह्यूमन को क्रूशियल माना जाता है इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, स्पेशली इन लार्ज पॉपुलेशन। क्यों माना जाता है? देखिए, जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उसमें इकोनॉमिक नीड्स भी ज्यादा होती है, टेक्निकल कंसिडरेशंस भी ज्यादा होते हैं, उसके हिसाब से इन्हें क्रूशियल माना जाता है, ठीक है, इन डेवलपमेंट। ओके, समझ गए आप लोग? फाइन, चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, what can be considered as indicators of health sector? ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सी चीजों को हेल्थ सेक्टर का इंडिकेटर माना जाता है? ठीक है, हेल्थ सेक्टर का इंडिकेटर माना जाता है। चलिए देखते हैं। इन्फ्लेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, बोथ बी एंड सी। इन्फ्लेशन इसमें आएगा क्या हेल्थ सेक्टर में? नो, वो इंडिकेटर हेल्थ सेक्टर का नहीं, वो इकोनॉमिक थिंग्स का इंडिकेटर है, ठीक है। तो सही आंसर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और मोर्टेलिटी रेट, और इसकी वजह से सही आंसर होता है ऑप्शन डी, जो बोथ बी एंड सी को कवर करता है। इट्स टू इजी क्वेश्चन, ये आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इतनी तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है, राइट? ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What was the life expectancy rate of female in 2016-17? ठीक है, ये 2016-17 का डाटा पूछा गया है, तो आपको क्या करना है 2020, 21, 22 का डाटा अगर मिलता है तो 22 और 23 का डाटा, आई होप ये मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये वाला डाटा तो आपको कंफर्म देखना है और उसे लर्न करना है, ठीक है। What was the life expectancy rate of female in 2016 and 17? इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? सो व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ फीमेल इन 2016-17? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। इसको आपको सीधे सीधे याद करना है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आप समझ सकते हो, मतलब एक साल में पर 1000 में कितनी लेडीज जिंदा है, ठीक है, या फिर कितने लोग, मतलब क्या है, कितने लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने लोगों की एज ज्यादा है और वो अभी भी जिंदा है, यही क्वेश्चन है, इससे अलग कुछ नहीं है। ओके, तो आप लोग ये याद कर रख सकते हो, ठीक है, इसमें भूलने वाली कोई चीज नहीं है। हाँ, याद आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन दिस इज द रिमेम्बरिंग पार्ट, ये भी आपके रिमेम्बरिंग में ही आएगा। ओके, लेकिन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। What was the percentage increase in education expenditure as share of total government expenditure from 1952 to 2014? एजुकेशनल एक्सपेंडिचर पर, मतलब एजुकेशन एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में फ्रॉम 1952 टू 2014? तो इसका सही आंसर है 7.92 टू 15.7%, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सही आंसर क्या है? 7.92 टू 15.7, ओके, दिस इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको 2014 से आगे का मिलता है टिल 2022, तो इसे भी आपको क्या करना है, एक बार देखना है, ठीक है, इसे भी आपको एक बार देख लेना है। ये आपके करंट अफेयर्स में कवर होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में कवर होगा। बाय चांस पूछा जा सकता है, कंपल्शन नहीं है कि पूछा ही, बट पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा आपको एक बार बुक में दिया है ना, दैट्स वाई पूछा जा सकता है। और ये चार्ट है बुक में, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला था और ये भी था, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हो सकता है कि वो ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज अच्छे से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, एक पेज पर लिख लीजिए और उसे बार बार देखते रहिए, आपके स्टडी पैड पर रख लीजिए, बार बार देखते रहिए, या फिर वॉल पर स्टिक कर दीजिए बड़े बड़े हैंडराइटिंग में, यू कैन लर्न इट। ओके, आप इसे याद रख सकते हो, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। Which level of education typically takes a major share of total education expenditure? ठीक है, कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारा एजुकेशन कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद डिग्रीज, राइट, इसी तरीके से एजुकेशन है ना, तो कौन से लेवल का एजुकेशन ज्यादा एजुकेशन एक्सपेंडिचर कवर करता है, ठीक है, मेजर शेयर कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या हायर और टर्शरी एजुकेशन होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। अकॉर्डिंग टू मी ये तो हायर एजुकेशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है?
चलिए डिस्कस करते हैं। ओके फाइन। तो सही आंसर हायर और टर्शियरी एजुकेशन है क्या कि सेकेंडरी है? नहीं, सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पर स्पेंड होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अभी आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपका प्राइमरी एजुकेशन इकोनॉमिक्स का 9th से आएगा, ठीक है। अगर आप 9th 10th 11th 12th ये 4 साल का अच्छे से प्रिपेयर करते हो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ही आप इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो 9th और 10th आपका क्या आएगा? प्राइमरी एजुकेशन आएगा इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बचपन से ABCD अच्छे से लर्न करते हैं, तभी हम स्पेलिंग्स बना पाएंगे, तभी हम क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। प्राइमरी एजुकेशन क्या है? ये सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर यही पे ज्यादा स्पेंड होता है, क्योंकि यही से बच्चे अपना बेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यही से बच्चे अपना क्या क्रिएट करते हैं? बेस क्रिएट करते हैं, राइट। समझ गए आप लोग? इट्स इजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली वो जो नंबरिंग की मिस्टेक हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, ओके 12 नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज मेल लिटरेसी रेट इन 2017-18? 2017-18 के अकॉर्डिंग मेल लिटरेसी रेट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18? अगेन आप क्या कर सकते हो, 2021 एंड 2022 का मेल फीमेल लिटरेसी रेट दोनों भी लर्न कर सकते हो। फीमेल भी करना, ज्यादातर क्वेश्चन फीमेल पर आता है, मैंने मेल पूछा है क्योंकि लोगों लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, ठीक है। तो आपको ज्यादा ये पूछा जा सकता है, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। 2022 और 23 मिलता है तो दैट्स गुड, नहीं मिलता है तो 21 एंड 22 आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी एक चार्ट दिया गया है जिसमें ना हर साल की अलग अलग चीजें बताई गई है, आपके 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, सॉरी 12th एनसीईआरटी इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें चैप्टर नंबर 4 में 2 टेबल दिए गए हैं, शायद 2 ही है, राइट। तो वो आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इतने अच्छे से लर्न कीजिए कि अगर इसमें से सवाल पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, सही ही जवाब मिलना चाहिए, राइट। ओके चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही लगता है आपको, बताइए। सो सही जवाब क्या है? नहीं मिल रहा है ना सही जवाब। इसका सही जवाब 93 है। आई एम सो सॉरी, मैंने ना ऑप्शन इंक्लूड ही नहीं किया, आई एम सो सॉरी, ओके, सॉरी फॉर दैट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 93। हम लोग 93 ही इसे कंसिडर करते हैं। तो मेल लिटरेसी रेट क्या था 17-18 में? 93, ओके। और फीमेल लिटरेसी रेट क्या होगा ये आपको देखना है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2021 या 22 का डाटा, और अगर रिसेंट 22 एंड 23 का डाटा मिलता है तो आप क्या करेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है, उसे लर्न कर लेंगे, ओके फाइन। आपको पूछा जा सकता है न्यू करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन कैपिटल खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ह्यूमन कैपिटल वाला चैप्टर खत्म होता है और हमारा रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, फाइन। तो इसका सही जवाब क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? 93, जो ऑप्शन मैंने इंक्लूड नहीं किया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, सिर्फ याद रखना है, ओके। चलिए हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सब टॉपिक इन योर सीयूईटी एंड मेजर टॉपिक इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन हम सीयूईटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये सब टॉपिक है। ये यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस आगे के चैप्टर में भी कंटिन्यू होंगे, ओके। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following areas are highlighted as challenging and in need of fresh initiatives for rural development? ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा एरिया ऐसा है जो चैलेंजिंग है और हमें उसके लिए क्या करना है, फ्रेश इनिशिएटिव्स देना है फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है या चैलेंजिंग है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स आता है, राइट। रूरल डेवलपमेंट में लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, और अभी भी है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है इन रूरल डेवलपमेंट, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इसकी भी बहुत जरूरत है। देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत कम है इन रूरल एरियाज। इलेक्ट्रिसिटी तो पता है आपको, मेरी एक फ्रेंड है, उनके गांव में तो पता है आपको 8 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन दीज डेज अभी भी नहीं है, तो अभी भी हमें इस पर काम करना है, ठीक है।
और इरिगेशन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, इरिगेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है पहले से, आई एग्री, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हुआ है, बस कुछ गांव ऐसे जहाँ पर नहीं है, बट फिर भी अगर हम थोड़ा और ध्यान देंगे, मतलब गवर्नमेंट अगर थोड़ा और ध्यान देती है तो सारे रूरल डेवलपमेंट, सारे रूरल एरियाज में क्या आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं डी वाला, स्पेशल मेजर्स ऑफ फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट द लिविंग कंडीशंस फॉर वीकर सेक्शन, राइट, ये भी जरूरत है क्योंकि बहुत सी जगह पे क्या है, गरीबी बहुत ज्यादा है और वीकर सेक्शन की कंडीशंस भी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो इनकी इंप्रूवमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी हमें स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए, राइट। सो सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। मैंने यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन किस लिए डाले, ताकि आपकी हर एक चीज इसमें कवर हो जाए, तो आपको ये पैराग्राफ फिर से पढ़ने की आपकी बुक में जरूरत ही नहीं है, राइट। सब कुछ यहाँ कवर है, तो आपको बस इसे याद रखना है, ठीक है। इसे क्या करना है, बस आपके दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसमें भूलने जैसा कुछ नहीं है और समझने वाली चीजें हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में इन सब चीजों की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। यू कैन इजिली टैकल दिस क्वेश्चन, राइट। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपके इजी में आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये इजी में आएगा, ठीक है, इजी लेवल में आएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रूरल डेवलपमेंट का। What significant change took place in India after 1969 in the context of rural credit? क्रेडिट, ओके, रूरल क्रेडिट मतलब लोन लेने की सिस्टम, ठीक है, लोन लेने की सिस्टम। तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज आए 1969 के बाद रूरल क्रेडिट में इन इंडिया, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच, नो, ठीक है, मैं आपको क्लियरली इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। Introduction to urban focused credit programs, no. Implementation of strict credit regulations in rural areas, okay. Establishment of centralized credit system, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, What will be the right answer? मैं आपको बताने वाली हूँ लेकिन आप भी तो बताए, नहीं मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन, What is the right answer? देखिए, इंट्रोडक्शन टू अर्बन फोकस क्रेडिट प्रोग्राम्स, नो, अर्बन क्रेडिट प्रोग्राम का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि रूरल क्रेडिट चाहिए। Implementation of strict credit regulations in rural areas, no. Establishment of centralized credit system, no. Centralized credit system होगी तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रूरल लोगों को इसकी हेल्प ही नहीं होगी, तो सारे ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडॉप्टेशन ऑफ सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच, ठीक है। हमें क्या करना है, सोशल बैंकिंग का एडॉप्टेशन करना है और मल्टी एजेंसी प्रोग्राम, मतलब एक एजेंसी नहीं होनी चाहिए, बहुत से अलग एजेंसीज होनी चाहिए जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए। 1969 के बाद ये चेंजेस आए थे रूरल क्रेडिट में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होना और भी आसान हो गई थी, ठीक है। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In what year was the National Bank of Agriculture and Rural Development established and what its primary purpose, ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है, किस साल में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश हुई और इसका प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो वो कब स्टार्ट हुई थी, 1982 में, और इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, ये अपेक्स बॉडी थी, मतलब बड़ी बॉडी जिसके अंडर सारे नीचे कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती है, ठीक है, मतलब सारे दूसरे रूरल रिलेटेड जो भी बैंक्स है, एसएचजीस है, एनजीओज है, वो सब नाबार्ड के अंदर आएंगे, ठीक है, नाबार्ड के अंदर आएंगे। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वो अपेक्स बॉडी थी कोऑर्डिनेट करने के लिए रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, रूरल फाइनेंसिंग में जो जो एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने के लिए दिस इज द अपेक्स बॉडी, ओके, मतलब मेन बॉडी, ओके, फाइन, याद रहेगा ये। अगेन दिस इज द रिमेम्बरिंग पार्ट, इसे आपको क्या करना है, लर्न ही करना है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके, फाइन। चलिए डिस्कस करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैंने यहाँ पर 2 एमसीक्यूज कवर किए हैं, एक वाला एस्टेब्लिश कब हुआ और अनदर उसका प्राइमरी रोल, ठीक है, जो दोनों भी आपके बुक में दे रखा है, ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ कुदुम्बश्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन केरला, केरला में जो कुदुम्बश्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था उसका प्राइमरी फोकस क्या है, ये ना आपके बॉक्स में दे रखा है, आपके जो बॉक्सेस आते हैं एनसीईआरटी में उसे भी रीड कीजिए, उसमें से सवाल आ सकते हैं और ये टर्म ना कभी भी आपने सुनी नहीं होगी, राइट। तो वो जो बॉक्स है वो बॉक्स बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं एमसीक्यू फॉर्मिंग, ओके, उसे आप बार बार पढ़िएगा। वैसे तो मैं आपके उसमें से भी क्वेश्चंस क्रिएट करके देती हूँ, लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हैं ना तो इट विल क्लिक यू, राइट, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा।
तो इसे आप पढ़िए, वो बॉक्सेस को आपको स्किप नहीं करना है। ओके, वो बॉक्सेस में से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज इन योर बुक, राइट, ये आपकी बुक में से, तो आप बाद में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। वो तो आपको क्लियरली बता देंगे कि देखिए ये तो आपकी बुक में है, राइट। तो ये आपका खुद जो बॉक्स वाला पार्ट है वो आपको स्किप नहीं करना है, उसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और लर्न करना है, ठीक है। तो देखते हैं कुदुम्बश्री प्रोग्राम जो केरला में इम्प्लीमेंट हुआ था उसका फोकस क्या था। मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स, नो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, नो। community based poverty reduction with focus on women, okay, this is the right answer। मतलब community based poverty reduction होना चाहिए जिसका फोकस वुमेन्स पर ज्यादा हो, ठीक है, जिसका फोकस क्या हो, वुमेन्स पर ज्यादा हो। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर वुमेन इन केरला, जो क्या करती है, कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन का काम करती है, मतलब गरीबी कम हो इसलिए क्या करती है, काम करती है। ओके फाइन, समझ गए आप लोग, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So what is the next question? In 1995, a thrift and credit society was established with the aim of encouraging savings. What was its primary role? देखिए क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जा सकता है when was thrift and credit society was established, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, या फिर in 1995 which society established। ये दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, तो इसका सही आंसर 1995 होगा। और अगर नाम पूछा जाता है तो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी होगा, राइट। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन में कवर होता है और अनदर एमसीक्यू मैंने लिया है, ठीक है। तो क्या है एमसीक्यू कि जो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी 1995 में फॉर्म हुई थी, जिसका मेन एम था कि इनकरेजिंग सेविंग्स, उसका प्राइमरी फोकस क्या था, उसका प्राइमरी फोकस क्या था, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नो। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, हो सकता है। प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग मेन, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोमोट करनी अमंग मेन, नो। सर्विंग एज अ स्मॉल सेविंग बैंक फॉर पुअर वुमेन, ठीक है, तो इसका काम क्या था, वो एक स्मॉल सेविंग बैंक की तरह काम करती थी फॉर पुअर वुमेन, ठीक है, गरीब लोगों के लिए वो क्या करती थी, एक स्मॉल सेविंग बैंक की तरह काम करती थी। मतलब आप आपकी जो भी मनी इनकम है वो आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते थे, सेविंग कर सकते थे उनकी, ठीक है, आप क्या कर सकते थे, सेविंग कर सकते थे। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, नंबरिंग में गलती हुई है, तो आगे का क्वेश्चन 17 है, ओके, ये 16 था। The initiative that resulted in more than 40 crore people opening bank accounts and indirectly promoted thrift habits, efficient allocation of financial resources, especially in rural areas, referred to। देखिए ऐसा कौन सा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से 40 करोड़ लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खोले और इनडायरेक्टली उन्होंने क्या प्रमोट किया, थ्रिफ्ट हैबिट्स, मतलब हमारे पैसों का हिसाब रखना, ठीक है, और इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना सेव करूंगी, कितना रखूंगी, मतलब उनमें अचानक इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ज्यादातर इसका फायदा कहाँ होता है, रूरल एरियाज को। सो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, रेफर्स टू व्हाट, तो ये एक स्कीम है, तो ये कौन सी स्कीम है, रूरल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम, नो, हेल्थ के रिलेटेड है तो नहीं आएगा। स्वच्छ भारत अभियान, अगेन दिस इज द रॉन्ग आंसर। स्किल डेवलपमेंट मिशन भी रॉन्ग आंसर है। जनधन योजना इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान क्यों है, बताइए मुझे, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान क्यों है, बताइए क्यों आसान होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस की फ्रेमिंग ही ऐसी है, क्वेश्चन एक तरफ से पूछा गया और ऑप्शंस की फ्रेमिंग ही अलग अलग की गई है, मैंने जानबूझकर अलग किया। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको क्लियरली आंसर दिखता है, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर को आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, राइट। नहीं भी पता है तो बहुत बार ऑप्शन की हेल्प से और क्वेश्चन की हेल्प से हम इस तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ओके। देखिए रूरल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफकोर्स हेल्थ रिलेटेड आएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये आप क्लियर समझ रहे हो, एलिमिनेट कैसे करना है मैं बता रही हूँ, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, ऑफकोर्स ये भी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट्स की बात हुई, स्वच्छ भारत अभियान कैसे आ सकता है। स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन भी कैसे आ सकता है, यहाँ पर तो बैंक अकाउंट्स की बात हुई है, तो जन धन, ठीक है, धन दिख रहा है, इसमें धन दिखाई दिया, मीन्स मनी, ठीक है, मीन्स मनी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो बहुत बार, ठीक है, और करना भी चाहिए, कई कई बार हमें आंसर नहीं आते, आप कुछ भी मत देखिए, बस इस क्वेश्चन में कुछ भी मत देखिए, बस इतना देखिए ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है, इतने पर से आप इसका जवाब निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, राइट, निकाल सकते हो, ठीक है।
दिस इज द राइट आंसर, दिस इज एन अनदर ट्रिक, सबके साथ शेयर मत करना, ओके? करिए, बिल्कुल कीजिएगा, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबको बताइएगा कि ये ट्रिक भी हम एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? फाइन, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शन की फ्रेमिंग याद रखना, ओके? ऑप्शन की फ्रेमिंग भी वैसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इनकम एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड टू द पुअर इंक्लूड एश्योरेंस ऑफ एमएसपी, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस, ठीक है? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इनकम, एक ऐसी पॉलिसी जिसका जिसका मेन एम क्या है? प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इनकम एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड टू पुअर इंक्लूड एश्योरेंस ऑफ एमएसपी, गरीबों को फूड भी देना और एमएसपी का एश्योरेंस भी देना, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, मतलब बहुत सारा स्टॉक भी रखना अपने पास, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ऊपर दिए गए सारे इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइमरी एम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, गरीब लोगों को भी खाना मिलना चाहिए, ठीक है? ये है इसका सही आंसर, ठीक है? एमएसपी के हिसाब से हमें क्या करना है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से हम रेट डिसाइड करेंगे, बहुत सारा फूड भी इंक्लूड करेंगे, बफर स्टॉक्स क्रिएट करेंगे और पीडीएस की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होंगे, कुछ भी प्राइसेस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस नहीं, बहुत ज्यादा लो प्राइसेस नहीं, तो इसका फायदा किसे होगा? हर एक इंसान को होगा। खाना अगर सस्ता मिलेगा तो हर कोई इससे खरीद पाएगा, तो फूड सिक्योरिटी सबके लिए हो रही है। और जो बचा हुआ बफर स्टॉक है वो गवर्नमेंट खरीद कर अगर पीडीएस में देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मतलब राशन में, ठीक है? तो उसका फायदा भी किसे हो रहा है? एक गरीब इंसान को हो रहा है, राइट? उसका फायदा भी एक गरीब इंसान को होता है, एक किसान को हो सकता है, एक लेबर को हो सकता है जो काम करता है दिन रात, ठीक है? तो उसका सही आंसर क्या है? इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, ठीक है? मतलब सबको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, ओके? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके? डाइवर्सिटिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है? डाइवर्सिफाई होना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट, ठीक है? वन एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? अलग अलग तरीका, ठीक है? अलग अलग तरीका। तो दो एस्पेक्ट होते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर के। फर्स्ट क्या है कि अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, कभी हम खरीफ कर रहे हैं, कभी रब्बी कर लेते हैं, कभी हम क्रैश क्रॉप्स उगा लेते हैं, कभी हम ना लैंड को वैसे ही रखते हैं, हमें खेती ही नहीं करनी, ठीक है? तो ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर में। एंड अदर एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, नो, ये नहीं आता। शिफ्टिंग द वर्कफोर्स टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है? सारे के सारे वर्कर्स एक ही खेती में ना हो, एक ही फार्म में ना हो, शिफ्टिंग हो वर्कफोर्स में, ठीक है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो? शिफ्टिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? फाइन, समझ रहे हो आप लोग? चलिए ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, ओके? ये है क्वेश्चन नंबर 20। द तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्टेड इनिशिएटेड इन द लेट 1980s एम टू, ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है द तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है? जो 1980s में, लेट 1980s में स्टार्ट हुआ था। अगेन 2 MCQs है कि यहाँ पर कवर हो रहा है, जो एक मैंने बनाया। तो इसका एम क्या था, ठीक है? इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है? ये लगता है ट्रेन वुमेन इन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ठीक है? उन्हें ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में ट्रेन करना, ठीक है? ये भी हो सकता है। इनहांस वुमेन स्किल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, ये भी हो सकता है। प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? ये सारे के सारे ऑप्शन क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो देखते हैं। हाँ, देखिए सारे ऑप्शन वुमेन रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सही आंसर क्या होगा। अगर आपको ऐसे केस में आपको नहीं पता है कि इसका काम क्या है, तो आप डायरेक्टली इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, नजदीक के हैं, तो यू हैव टू स्किप दिस, ठीक है? अगर आपको सवाल नहीं पता है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको स्किप करना है, ठीक है? मैंने आज आपको 2 ट्रिक सिखाई है, एलिमिनेट करने की और एक स्किप करने की, ठीक है? जहां पर सारे ऑप्शन एक दूसरे को बहुत क्लोज हो और क्वेश्चन का जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि उस क्वेश्चन को आप वहीं पे स्किप कर दो, ठीक है? लेकिन अभी हम सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, ओके? तो इसका सही आंसर है इनहांस वुमेन स्किल्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अगेन ये रिमेम्बरिंग में आता है, क्लियर याद है तो ही जवाब दे पाओगे, नहीं याद है तो यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है? अगर एग्जाम में मैं
अगर मैं एग्जाम में होती और मैंने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होता और सारे ऑप्शंस मुझे एग्रीकल्चर और वुमेन रिलेटेड दिख रहे होते, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया होता, ठीक है, ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। तो मेरे जगह पे आप भी होंगे और आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसे स्किप ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके फाइन, चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। How many small and marginal farmers, including landless labor, find alternate livelihood options through the livestock sector today? ठीक है, लाइवस्टॉक सेक्टर की मदद से आज जो लैंडलेस लेबर है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, कितने लोगों ने उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढा है लाइवलीहुड ऑप्शंस का, ठीक है, जो लाइवस्टॉक सेक्टर है। तो इसका सही आंसर क्या है? ओवर 70 मिलियन, ठीक है, 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने आज लाइवस्टॉक सेक्टर में अपना अनदर लाइवलीहुड ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे और लैंडलेस लेबर्स थे, ठीक है। तो सही आंसर है ओवर 70 मिलियंस। ओके, राइट आंसर इज ओवर 70 मिलियन। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23, जो 22 है एक्चुअली। ओके, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया from 1951 to 2016 is largely attributed to the successful implementation of। सारे इंफॉर्मेशन स्कीम के बारे में दी है, सिर्फ स्कीम का नाम पूछा है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि सिर्फ स्कीम का नाम दे दे और सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शंस में दिए जाए, ठीक है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपको सिर्फ स्कीम का नाम बोलना है। तो मिल्क प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इंडिया में 1951 से लेके 2016 तक, ठीक है। इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, तो ये लार्जली एट्रीब्यूटेड मतलब ये किस स्कीम के अंडर लार्जली इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था मिल्क प्रोडक्शन में 1951 टू 2016, ठीक है। याद रखना, इसमें ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, ये भी अगेन याद रखने का ही सवाल है, बिकॉज दिस इज द स्कीम और ऐसी स्कीम्स आपको पूछी जाती है। ओके, ऐसी स्कीम्स आपको पूछी जाती है। फाइन, चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 23। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। What is the contribution ratio of fish production from inland sources to the fish production value as compared to contribution from the marine sector? ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन, दो एमसीक्यूज, अगेन दो एमसीक्यूज। जो फिश प्रोडक्शन इनलैंड सोर्सेस में है और जो फिश प्रोडक्शन मराइन सेक्टर में है, ठीक है। इनलैंड सोर्सेस मतलब रिवर, लेक्स यहाँ पर, और मराइन सोर्सेस मतलब जो पानी खारा होता है, जैसे सी एंड ओशियंस, ठीक है, सी एंड ओशियंस, कई कई इनलैंड्स भी होते हैं, आइलैंड्स का पानी भी खारा लगता है, ठीक है। तो क्या रेशियो है फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस एज वेल एज कंट्रीब्यूशन ऑफ मराइन सेक्टर? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, 65% फिश प्रोडक्शन ये इनलैंड होता है, ठीक है, इनलैंड होता है, और 35% मराइन होता है, ठीक है। अगेन दो एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिए दो एमसीक्यूज है ये। ओके फाइन, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच प्रोडक्शन इज हाई, विच कंट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो ऑफ फिश प्रोडक्शन इज हाई इन इनलैंड और इन मराइन सेक्टर, ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? इनलैंड सेक्टर, ठीक है, इनलैंड। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 24, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरा 25 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है, तो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। What is the contribution of horticulture sector to the gross domestic product of India? ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में हॉर्टिकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हॉर्टिकल्चर का 6% कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। अभी का आपको रिसेंट 21, 22 का सर्च करना है, या 22 और 23 का मिलता है तो ये सर्च करना है, ठीक है। अगेन दिस इज द रिमेम्बरिंग क्वेश्चन, आपको फिर से ये याद करना है, उसके सिवा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अनदर थिंग, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दिस वन 24, इसमें भी आपको ना रिसेंट परसेंटेज क्या है फिश प्रोडक्शन इन इनलैंड एंड इन मराइन सेक्टर वो याद करना है, ठीक है। 21 या 22 का देख लीजिए, अगर मिलता है 22, 23 का देख लीजिए, ठीक है। फाइन, तो आपको सबकी करंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, सबकी करंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और ये भी क्वेश्चन क्या है, रिमेम्बरिंग है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है, ताकि ये अब ये वीडियो आपके करंट में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब स्टैटिक वाला वीडियो जो आपको क्वेश्चंस भी दे रहा है, जो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा है, जो आपको याद क्या रखना है, क्या समझना है, ये भी क्लियर करवा रहा है, और आपको कौन सा पार्ट करंट में से कवर करना है ये भी आपको बता रहा है, ठीक है।
So this video is very helpful for you, right? So प्लीज इस वीडियोस का फायदा लीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितने लोगों को ये मिलेगा उतने लोगों का क्या होगा, फायदा होगा, राइट? उतने लोगों का फायदा होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद का आपका दिन बहुत अच्छा जाए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दी प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए तो अलग से ऑल द बेस्ट करूंगी, प्रिपरेशन भी बहुत मैटर करती है, ठीक है? इसी से आपका रिजल्ट बनेगा, और दिस इज द क्रूशियल टाइम। देखिए बहुत से लोगों को ना नींद आ रही होगी, ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों को ऐसा गिल्टी फील हो रहा होगा, यार मैं आज देर से उठा, मैं तो पढ़ा ही नहीं कर पाया, मैं रात में सो गया, मैं सुबह भी लेट उठा। ठीक है ना, जो दिन भर आपके पास है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, गिल्ट पे आप एक दो दिन खराब मत कीजिए, या फिर आपका पूरा दिन वेस्ट मत कीजिए। हाँ, आप देर से उठे बात गलत है, ठीक है, लेकिन ठंड में ऐसा होता है, आप देर से उठ रहे हो तो ये गलत है, बट उसकी वजह से आप पूरा दिन ये मत सोचते बैठे कि आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं देर से उठा। आप क्या सोचेंगे, नींद में से उठे थे, ओके लेट हो गया, कोई बात नहीं, पूरा दिन मेरे पास है, मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, आज टीवी कम देख लूंगा, आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कम कर लूंगा, ठीक है? ये भी तो आप कर सकते हो, राइट? या फिर जो चीज आपको जरूरी नहीं लगती उसका टाइम कट कीजिए और उस पर टाइम इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। लेकिन अगर आप गिल्ट में रहेंगे ना तो आप उस दिन पूरा दिन पढ़ नहीं पाएंगे और आपका पूरा दिन वेस्ट होगा, ठीक है? ठंड बहुत ज्यादा है, अभी ठंड सब तरफ है, ठीक है? तो आपकी तबियत का भी ध्यान रखिए, सर्दी खांसी, देखिए मुझे भी सर्दी, ठीक है, तो सबको होगा, तो अपनी तबियत का ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें खाइए, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन दे, कॉफी पीजिए, देन बाजरे की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी तो जानते होगे, गुड़ खाइए जिससे आपकी ठंड कम हो, ज्यादा गर्म चीजें खाइए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो भी खाइए, लेकिन शाम के टाइम पर मत खाइएगा, ओके? जाम, जाम जानते हो ना, जाम, ओके, पेरू, वो मत खाइए, बोर मत खाइए, खाना है तो दिन में खाइए, शाम में मत खाइए, जिससे आपकी तबियत पर असर ना हो। देखिए गिल्ट मत कीजिए, देर से उठते हो, कुछ दुखता है तो एक दो दिन जाएगा ही जाएगा, ठीक है, एक दो दिन जाएगा ही इंसान का, लेकिन उसमें आपको इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्थ के प्रॉब्लम सबको होते हैं, ओके फाइन। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके? जो एडवाइस मैंने दी है उसे याद रखिए, स्पेंड योर एंटायर डे इन हैप्पीनेस, डोंट बी गिल्ट फॉर एनीथिंग, ओके? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? थैंक यू।